सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक रिलीफ और स्टिमुलस पैकेज ऐलान किया। वहां पर कुछ सहाफ़ियों को भी मदऊ किया था, मैं भी मौजूद था। बहुत सारी जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर की थी वो लाइव आप लोगों ने देखी अपनी स्क्रीन्स पर, नेशनल मीडिया उसे दिखा रहा था। मैं कोई 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच गया था और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे 15-20 मिनट के बाद आया। कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई वहाँ पर, जो एक सेंस थी वो आज आपके साथ शेयर करूँगा कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 3-4 उसके हिस्से हैं, 3-4 मौजू हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट, क्या कंटेंट था। उसमें रिलीफ पैकेज अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, तकरीबन 1000 अरब रुपए का, और जिसमें बिजली के बिल मौखर उनको किस्तों में लेने का कहा गया, गैस के और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी की बात हुई। फिर खबर आ गई कि इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 1.5% और कम कर दिया गया। तो 0.75 5-6 दिन 4-5 दिन पहले किया गया था, तो अब 13.25 जो इंटरेस्ट रेट था वो 11% तक आ गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अभी इसमें मज़ीद कुछ कमी होनी चाहिए थी, पेट्रोल में कुछ और कमी होनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 3000 रुपये महीने का हिसाब से बहुत सारे वो जो तकरीबन 70 लाख लोग हैं उनको वो देंगे। और एक जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया उसमें यह था कि वो एक यूथ फोर्स बना रहे हैं, जो मुकम्मल कर्फ्यू की बात थी। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बताई कि मुकम्मल जो अगर कर्फ्यू कोरोना की वजह से लगाना है तो वो फिर ऐसा कर्फ्यू नहीं होगा जिसमें कुछ 10-15 घंटे के बाद आप वक्फा देंगे कि लोग खाने पीने की चीज़ें ले आएँ, क्योंकि वो लोग निकलेंगे बाहर, जत्थों की सूरत में जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर उसका तो मकसद ही फौत हो जाएगा। तो एक फोर्स, यूथ फोर्स, ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से होगी और भी शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उसमें शामिल हों, जो ये काम करेगी कि अगर खुदा न खास्ता किसी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया तो फिर वो घरों में जाकर खाना उन्हें फ़राहम करेगी, जो मेडिसिन की ज़रूरत हुई वो फ़राहम करेगी। क्योंकि फिर वो कर्फ्यू ऐसा नहीं होगा कि अगर एक दफ़ा लग गया है तो उसको आप दिन में एक दफ़ा वक्फ़ा दें, 2 दफ़ा वक्फ़ा दें कि लोगों ने चीज़ें लेनी है। वो तो फिर 8, 10, 15 दिन अगर उसका हकीकी मायनों में बेनिफिट लेना है तो वो उस वक्त तक चलेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है और आपको भी गौर करना है, हमें भी ये गौर करना है कि कोई ऐसा काम हम ना कर दें जिससे नुकसान ज़्यादा हो। क्योंकि असल जो ख़तरा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो कोरोना से नहीं है। असल ख़तरा उस मुमकिन अफरा तफरी से है जो पैनिक में आके कुछ डिसीजन हम ऐसे ले लें जिसके असरात इतने दूर रस हों और मुल्क की इकॉनमी को वो इतना नुकसान कर दे। क्योंकि ये डिबेट अब अमेरिका में भी हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने साथियों से मशवरा किया और उनसे कहा है कि ये जो लॉकडाउन या जो कर्फ्यू की बात है, कहीं ये हमने उजलत में गलत फ़ैसला तो नहीं उठा लिया। क्योंकि अगर ये कर्फ्यू जारी रहता है अगले 8, 10, 15 दिन तो इकॉनमी को इतना नुकसान हो जाएगा, इस मईशत को इतना नुकसान हो जाएगा कि शायद आने वाले 2 साल में भी आप उसका नुकसान पूरा ना कर सकें। ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा था वो तो सारा इस पर था, जिस पर मैं राना साहब से हम बात भी करेंगे बड़ी तफसीलन। दूसरा हिस्सा सवालात का था। अब सारे वहाँ पर जो मौजूद थे बड़े सीनियर सहाफ़ी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त मोहतरम, और ये किसी सहाफ़ी का हक़ होता है कि वो सवाल किसी भी चीज़ पे कर सकता है जब उसको बुलाया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के लिए। लेकिन आज इस वक्त जो मुल्क में क्राइसिस है वो कोरोना का क्राइसिस था। तो इस वक्त मीडिया पे कदगने या मीडिया पे पाबंदियाँ तो सिर्फ एक जंग और जियो ग्रुप का मसला है। और वो मसला ये है कि क्योंकि उनके जो मालिक हैं वो जेल में हैं। और जेल में वो क्यों हैं? एक चव्वल कनाल का प्लाट है जो सूबाई वज़ीर आला नवाज़ शरीफ ने उस वक्त उनको दिया, रूल्स रिलैक्स करके बहुत सारी सरकारी ज़मीन शामिल कर ली गई, डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए गए, रूल्स में रिलैक्स किया गया। एक बदउनवानी का मुकदमा है।
लेकिन जंग और जियो के जो लोग हैं वो तो इसमें बात कर रहे हैं कि जनाब ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। बहुत सारे दूसरे सीनियर साथियों को, आज अपने कोलीग्स को, मैं उनका ये राइट है, वो जो भी चाहें वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त मुल्क में एक इतनी बड़ी क्लैमिटी है, मुल्क में एक इतनी बड़ी आफत है और उस पर रिलीफ पैकेज हो रहा है, तो उस मौके पर पाकिस्तान के अवाम को छोड़ के मीर शकीलुर रहमान के बारे में सवाल करना और उसको बनाना के एक वो भाई, अब ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ थी जो तवक्को नहीं की जा रही थी। एक 1 पॉइंट एजेंडा था। बेहतर होता कि इस मौजू पर आप 2 दिन के बाद भी सवाल कर सकते थे, अलहदा भी, लेकिन उसको इसके साथ जोड़ना और फिर बड़े सीनियर हमारे वो दोस्त हैं सारे जिन लोगों ने ये बात की, मैं तो बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ और बड़ी इज़्ज़त से, बड़ी लजाजत से ये मैं बात कर रहा हूँ, एंड आई होप के दे वोंट माइंड दैट। उनका राइट था, उन्होंने एक्सरसाइज किया सवाल करने का। माई राइट इज़ टू कॉमेंट, आई एम एक्सरसाइजिंग दिस राइट। और मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा डिज़र्व करते थे, वो गरीब लोग, वो करोड़ों लोग जिनके कारोबार मुतासर हैं कोरोना की वजह से, जो इन ख़तरात का शिकार हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे। और फिर एक और सवाल इस तरह का कि जी DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जनाब ये तो कौन इस वक्त इख्तियारात किसके पास हैं। बड़ी थकी हुई बहस है, बड़ी फजूल बहस है, और बड़ा आपका हमारे दोस्त हैं, बड़ा पुराना एजेंडा है जिस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये नैरेटिव देने की बात कर रही हैं। एक क्राइसिस है और पूरी कौम मिलके बात कर रही है। वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ से यहाँ पे आ गए और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, अपोजिशन की जमातें मिल के बैठ के बात कर रही हैं, और हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जब कोरोना पर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि उन सजेशंस पर काउंटर क्वेश्चंस हों ताकि कोई बेहतर चीज़ उसमें निकल सके कि जी इख्तियारात किसके पास हैं, फ़ौज के पास हैं या वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं। ये बहुत ही एक थका हुआ एजेंडा और एक थका हुआ सवाल है। बहरहाल आपका राइट है, आप ये सवाल कर सकते हैं, हम आपको इस हवाले से रोक नहीं सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात कही कि मैं मीडिया की जो आज़ादी है उस पर यकीन रख। ज़रा वो प्राइम मिनिस्टर का जो शॉट है, ज़रा गुफ्तगू वो सुनवा दें। जो आपने 1-2 मीडिया की आज़ादी की क्वेश्चंस पूछे थे, वो मैं आपसे बिल्कुल तैयार हूँ बाद में बात करने का किसी और पे, जब स्पेशली मीडिया के ऊपर ये बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ मीडिया की आज़ादी में। राना साहब, बड़ी एक कैटेगोरिकल एश्योरेंस कि मैं मीडिया की आज़ादी पर बिलीव करता हूँ, लेकिन इस पर ये जो पर्टिकुलरली ये जो सवाल हैं, ये मीर शकीलुर रहमान की गिरफ़्तारी और ये जो हमारे दोस्तों ने किए, उस पर उन्होंने कहा कि मैं एक अलहदा सेशन रखूँगा। बहुत खुशाइन है ये बात। देखें समी साहब, बात यह है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की आज की जो मीडिया टॉक थी, वो बज़ाते ख़ुद इस बात का, जिस किस्म के सवाल मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव से किए गए और जिस खंदा पेशानी से वज़ीर-ए-आज़म ने उनके जवाबात दिए, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा भी ये कि ये मगरबी ममालिक से भी ज़्यादा आज़ाद है पाकिस्तान में सहाफ़त, और इसमें कोई शक नहीं। समी साहब, आप देखें ना, जिस उन्होंने कहा कि इस किस्म की स्टोरीज़ अगर मगरब में छपे हैं, जिस तरह की करैक्टर असैसिनेशन यहाँ पे की जाती है, अगर वो वहाँ पर हो तो जो लायबिलिटी लॉज हैं वहाँ पर वो इतने सख्त हैं कि झूठ बोलने पर इतने बड़े बड़े फ़ाइन हों अखबारात को और इन मीडिया आउटलेट्स को कि ये दोबारा इस तरह की इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत ना करें। बिल्कुल सही बात है उनकी। और ये देखें, मैं आपको बताऊं कि ये सारी उनकी लाइव थी प्रेस टॉक, कोई उसमें से सवाल काटा गया नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ हुआ। इससे बड़ा सबूत और क्या, इसलिए ये जो नाम निहाद दानिश्वरों का एक टोला जिन्होंने ये फैशन बना लिया है कि वो कोरोना में की वबा फैली हुई हो, कोई और मसला हो, उसको छोड़कर उन्होंने ये नाम निहाद आज़ादी सहाफ़त की बात करनी होती है। जो नहीं, अब अगर एक ओनर जो है किसी मीडिया आउटलेट का, अगर वो करप्शन के चार्जेस में पकड़ा जाता है, तो ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला कैसा हुआ? समी साहब, मैं तो अर्ज़ किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने 100% दुरुस्त बात की है ना, कि आज़ादी सहाफ़त जितनी पाकिस्तान में है मगरबी मुल्कों में भी नहीं है। और हमारे दोस्तों ने जिस तरह के सवालात वज़ीर-ए-आज़म साहब से किए, ये आज़ादी इज़हार का सबसे बड़ा एक सबूत है।
और क्या ये यानी अच्छा, देखिए ना, आपका जो दिल में आया सवाल वो पूछा। और आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि आज की वज़ीर आज़म की गुफ्तगू के दौरान इस किस्म के सवालात अगर हमारे दोस्त न करते तो बेहतर, तो ज़्यादा बेहतर होता उसको कोरोना तक, क्योंकि कौम कोरोना के हवाले से परेशान है। देखिए बहुत सारे सुनना चाहती नॉर्म्स ऐसे हैं, बहुत सारे वो साइलेंट एग्रीमेंट होते हैं। आप जब बात करते हैं तो फिर वो यानी एक अंडरस्टूड चीज़ होती है। जो राइट है रिपोर्टर का वो तो है, हर तरह का वो सवाल कर सकता है, इसको कोई। लेकिन समीर साहब मैं यहाँ आपको काटूंगा, रिपोर्टर का राइट है कि वो हर तरह का सवाल कर सकता है, दूसरे बंदे का ये राइट नहीं है कि वो हर तरह का जवाब दे सकता है। हाँ, दे सकता है वो भी उससे आप अपनी मर्जी का जवाब क्यों लेना चाहते हैं? ये भी तो किसी का राइट नहीं होता ना कि आप जिस पे सवाल कर रहे हैं उसे आप अपनी मर्जी का जवाब दें। ठीक है, आप सवाल कर सकते हैं, हमारा हक है कि हम सवाल करें और उनका हक है वो अगर ये कह दें कि नो कमेंट्स, तब भी हमें आगे करना चाहिए, ना कि हमें उनसे जिरा में पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जिरा थे कि तकरार नहीं कर सकते आप, तकरार तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात। और अगर उसके जवाब में किसी और सवाल की गुंजाइश है, एक इजाफी सवाल की, फॉलो अप क्वेश्चन की, वो आप कर सकते हैं, लेकिन तकरार नहीं कर सकते। आप बहस नहीं कर सकते कि नहीं मुझे बताएं ये आपने ऐसे किया, ये ऐसे है। ये कोई नॉर्म जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन और ये बात भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि यहाँ पर तो बहुत आज़ादी सहाफ़त बड़ी, यानी जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है इतनी आज़ादी तो फिर कहीं नहीं है। जो मर्ज़ी आप कहें, जो मर्ज़ी आप बड़े ग्रुप के आप हैं तो आप तो लीड करते हैं, आप तो आपने तंजीमें बनाई हुई हैं, आप इश्तिहारात पर भी कंट्रोल करते हैं, आप यूनियंस पर भी कंट्रोल करते हैं, प्रेस क्लब्स पर भी कंट्रोल करते हैं। और फिर बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं मेरी तरह के, वो फिर सवाल भी करना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है हमें भी अच्छी तनख्वाह पे कोई नौकरी मिल जाए। तो ये तो फिर राना साहब, मैं तो आज सोच रहा था कि मुझे ज़िंदगी में अगर कभी पैसे मिले, खैर हमारे पास तो है ही नहीं पैसे, गरीब लोग हैं हम, लेकिन अगर कभी मिले तो एक छोटी मोटी सी मीडिया आउटलेट मैं भी बनाऊंगा, जो हो जाए। भाई आप कुछ भी करें, आज़ादी सहाफ़त है, आप बंदा मार दें, अगर आपको पकड़ के ले जाएंगे तो आज़ादी सहाफ़त पर हमला। को छोड़ें भाईजान, अब हम कोरोना की तरफ चलते हैं। हाँ, कोरोना पर जी। अच्छा जी, कोरोना के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही राना साहब। उन्होंने कहा सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो कोरोना से नहीं है, कोरोना की वजह से खुदा न खास्ता अगर अफरा तफरी हो गई, पैनिक हो गए तो उससे हम मारे जाएंगे। सुनवाइए जी वज़ीर आज़म की ये गुफ्तगू ज़रा। सबसे पहले ये रिपीट करना चाहता हूँ, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ, सबसे ज़्यादा ख़तरा आज हमें कोरोना से नहीं है, कोरोना से खौफ में आके गलत फैसले करने का है। ये और इसमें वो उन्होंने जिक्र किया कर्फ्यू का, और ये कहा कि जो बेसिकली अगर वो पूरा लॉकडाउन विदाउट प्रिपरेशन हो गया, जिसे हम कर्फ्यू कहते हैं, तो उसका फ़ायदे की बजाय उसका नुकसान होगा। लेकिन रिव्यू हो रहा है, अगर सिचुएशन उस तरफ गई, अगर ये महसूस हुआ कि ये करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला भी हम कर गुजरें। बिल्कुल समीर साहब, लेकिन एक बड़ी उन्होंने कहा कि मैं यूथ की फोर्स बना रहा हूँ जो लोगों को घरों में जाके फिर खाना देगी, क्योंकि ये बस्तियाँ करोड़ों लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, तो उसमें तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो। आपको बताऊँ, ये जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं, इससे देखें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अब जैसे स्कूल बंद कर दिए, इससे वो जो स्कूलों में बच्चों का साथीज़ा का इज्तिमा होता था वो तो ख़त्म हो गया ना। क्लासरूम में आते थे बच्चे, इकट्ठे होते थे, वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए। लेकिन अभी भी राना साहब, अच्छा मैं कुछ तस्वीर हैं जो हमने निकाली हैं आज KPK में, जो हमें नज़र आया, अगर वो तस्वीर आप प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, स्क्रीन शॉट्स उनके, कि KPK में आज जो सेल्फ यानी क्वारंटाइन जिसे आप कहते हैं या लॉकडाउन है, उसकी बेहतरीन मिसाल जो नज़र आई है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर KPK के लोगों ने जो आज शो किया, वो देखें। आपको सड़कें बिल्कुल वीरान नज़र आएंगी, लेकिन उसमें आपको कोई शख्स जो है ना, कोई अफराद नज़र नहीं आएंगे। ये KPK की तस्वीर इस वक्त चल रही हैं राना साहब, जिसमें आपको बहुत कम कोई इक्का दुक्का बंदा नज़र आता है, दुकानें बंद हैं और सड़कें वीरान और सुनसान हैं। और ये KPK अमूमी तौर पर यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, लेकिन लोगों ने जो हुकूमत की अपील है, जो उलमाए कराम का जो गुफ्तगू है, उसको उन्होंने सुना है और बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन, सेल्फ लॉकडाउन है।
लेकिन मैं देख रहा था कराची में साहब, लोग आज सड़कों पर इतने निकले हैं, पढ़ा लिखा शहर है, वहाँ पर लोग सड़कों पे निकल आए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वेदर एंजॉय करने हैं। वो जो बंद की है हर चीज़ गवर्नमेंट ने, वो उसका जो असल मकसद था वो उन्होंने बिल्कुल पीछे डाल दिया। ये देखें सनी साहब, यही बात है जो वज़ीर आज़म कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखें ये इस तरीके से जो हुकूमत ने पाबंदियाँ आयद की हैं, अगर लोग उस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक करम करेगा कि शायद हमें कर्फ्यू की तरफ ना ही जाना पड़े, लेकिन ज़रूरी बात है कि इस पर अमल करें। अब आप देखें ना, कुछ कोताहियाँ जो है ना वो हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ये रेलवे का मामला है, ये ट्रेनें 2-3 दिन पहले ही बंद कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। वो आज बंद की गई। आज कराची रेलवे स्टेशन पे भी बहुत बड़ा जमघटा था। तो इस तरह की सूरत हाल, बहरहाल अच्छा फ़ैसला है कि ट्रेनें भी आज रात से बंद हो जाएंगी। तो हुकूमत अपनी सतह पर इक़दाम कर रही है, आवाम इसमें ताउन करें। ये आवाम का, मुल्क का, कौम का, सबका फ़ायदा है। यानी आप घर में रह कर अपना फ़ायदा कर रहे हैं, इसमें हुकूमत ने आपसे कुछ नहीं लेना। और वज़ीर आज़म साहब बार बार जो इस तरफ जा रहे हैं कि सख्ती ना करना पड़े। एक चीज़ और जो आज सामने आई, मैं आपको राना साहब वो शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ। जो NDMA के चेयरमैन जो हैं जनरल अफजल, उन्होंने जब किया तो उन्होंने बात कही और बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि इस मौके पर भी कुछ लोग प्रॉफिटिंग से बाज नहीं आ रहे, इलीगल प्रॉफिटिंग से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ जो मास्क थे उसका ऑर्डर लिया था और वो बंदा गायब। ज़रा ये भी एक उन्होंने जो बात कही और कहा कि सारे पाकिस्तानियों से मैं ये कहता हूँ, प्रोड्यूसर साहबा ज़रा ये बात भी सुनवा दें। मार्केट में चूँकि डिमांड थी, एक को ऑर्डर बुक कराया, वो 10 लाख या 10 मिलियन मास्क जो है वो आपसे प्रॉमिस करके गया, आपसे लेटर लेके गया, एंड देन यू आर नॉट फाइंडिंग दैट। अब आप ये देखें कि वो लेके गया ऑर्डर लाखों मास्क का, और उसके बाद वो यानी वो इजाज़त मिल गई लाने की, करने की। तो जब मार्केट में ज़्यादा पे वो बिकना शुरू हुआ तो वो लेके गायब हो गया। ये जो प्रॉफिटिंग है राना साहब, इस मुसीबत के मौके पर भी लोग अपने ज़ाती मफाद को नहीं छोड़ रहे, ज़ाती मुनाफे को नहीं छोड़ रहे। अल्लाह को जवाब नहीं देना। अमीर साहब, मैं तो कहता हूँ कि जिस बंदे ने ये हरकत की है ना, उसका ज़ाहिर है पता होगा कि कौन है, उसका नाम वगैरह लिखा होगा जिसको ये इजाज़त दी गई थी, उसे ट्रेस करके उसके ख़िलाफ़ ये कुछ मैं बहुत सीरियस मामला है कि वो इतने सारे मास्क का ऑर्डर लेकर और गायब हो जाए उसकी परमिशन लेकर। तो ऐसे बंदे का तो सख्ती से मुहासबा होना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको किसी किस्म की रूल एक जो बात जो आज यकीन दिलाया प्राइम मिनिस्टर ने कि उस पर वो गौर करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स राना साहब उनके पास हैं और उनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड से ख़र्च करते हैं और जब उनकी सैलरी आती है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल पे बैक करते हैं और अपनी ज़िंदगी को जारी रखते हैं। अब कारोबार ख़त्म हो गया, बिज़नेस ख़त्म हो गया, उन लोगों के पास तो कोई पैसा नहीं आ रहा, तो वो किस तरह अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स देंगे। वो सवाल हुआ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं देख रहा हूँ इस बात को, और उन्होंने हफीज़ शेख साहब को ये बात नोट करवाई कि इस पे देखें कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है आज जो प्राइम मिनिस्टर का रवैया था कि ये जिस तरह उन्होंने गैस के बिल पर, बिजली के बिल पर कहा है कि इसको 3 माह में आप अदा करें, इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि अगले 1-2 दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस हवाले से कोई बयान जारी करेंगे, कोई हुक्मनामा जारी करेंगे, वजारत ख़जाना कोई जारी करेगी कि जो क्रेडिट कार्ड्स की जो पेमेंट्स हैं उसको कम से कम 1 या 2 महीने के लिए डेफ़र किया जाए और फिर उसका फिर रिव्यू करके उसका फ़ैसला किया जाए उस टाइम के बाद, और जो इंटरेस्ट है उसको फ्रीज़ कर दिया जाए। क्योंकि लोगों में तो इतनी सख्त नहीं है, जब कारोबार ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा राना साहब। नहीं, ये समी साहब बिल्कुल बड़ी अपने सही बात की निशानदेही की है भाईजान। इस पर मैं समझता हूँ, और जो गुफ्तगू थी वज़ीर आज़म साहब की इस मसले पर वो मैंने भी सुनी थी। वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ फरमाया उसके बाद हम समझते हैं कि यकीनन इस मसले में पेशरफ्त होगी और आने वाले 1-2 दिन में ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको कोई ना कोई रिलीफ देने का वज़ीर आज़म की तरफ से या हुकूमत के किसी और ज़िम्मेदार की तरफ से कोई ना कोई ऐलान हो जाएगा
क्योंकि बड़ा मुस्बत रवैया था प्राइम मिनिस्टर का और वो बड़ा हमदर्दाना रवैया और था। दूसरा जो तेल की कीमतें हैं, अभी 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल कम हुआ। पेट्रोल जो था तकरीबन 111 रुपये था, तो अब वो 96 रुपये कुछ पैसे, अब वो या 97 रुपीज़ गालबन हो जाएगा। तो उस पर जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तेल की कीमतों में तो बहुत ज़्यादा कमी हुई है, तो वो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो उसका रिलीफ पूरा लोगों को मिलना चाहिए था। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि ये क्योंकि सौदे पहले हुए होते हैं, अब ये ट्रेंड जो है ये चल रहा है, इसी तरह चलेगा तो आने वाले दिनों में तेल की कीमत में मज़ीद कमी होगी। तो मेरी वहाँ पर जो बात हुई, तो अगर ये कीमतों का ट्रेंड इसी तरह रहा तो तवक्को ये है कि अगले 10-12 दिनों में 15 रुपये मज़ीद जो तेल है उसकी कीमत में कमी का इम्कान है। तो अगर वो होता है तो फिर तो डेफिनेटली ये 85-84 रुपीज़ पर लीटर तक ये चला जाएगा। लेकिन अभी भी क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो अखराजात हैं वो जो पेट्रोल की लीवी है उससे पूरे होते हैं, तो अभी भी क्योंकि बहुत कम हो गया जो इंटरनेशनल मार्केट में, तो $25 बैरल से कम आ गया नीचे, और ये 40 साल में इतनी कम कीमत हुई है। लेकिन रिलीफ जो है अगर हम देखें तो 5 रुपये पहले था और 15 रुपये 20 रुपये इन्होंने दिया रिलीफ। लीवी जो है ना वो उसको रखा है टैक्स को। अगर ये ज़्यादा वही अगर बेनिफिट सारा लोगों तक पास होता तो ये पेट्रोल अभी ये जो अभी 96-97 रुपीज़ है ये 85 रुपीज़ तक आ जाना चाहिए था। नहीं सर, मैं समझता हूँ, देखें ये आपने ही सवाल किया था प्राइम मिनिस्टर साहब से कि तेल की कीमतों के हवाले से, और फिर उनके एडवाइज़र जो नदीम साहब हैं उन्होंने इसका जवाब दिया। तो उन्होंने जो बात कही कि बिल्कुल मैं समझता हूँ उन्होंने बात सही की कि इस वक्त जो तेल मार्केट में है ये तो कुछ अर्सा पहले लिया गया होगा ना, तो अब 15 दिन पहले लिया गया। अब जो तेल आएगा उसमें आपकी बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर को लोगों की मुश्किलात का एहसास है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चीज़ सामने आई है समी साहब वो ये है कि वज़ीर आज़म को अब इस बात का पूरा एहसास और है। लोगों से वो ये कह रहे हैं कि आप अफरा तफरी में ना जाएं, मिलकर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, और जो इज्तिमात जो इकट्ठे होना है ज़्यादा उससे परहेज़ करें। क्योंकि डॉक्टर एक बात कहते हैं कि अगर ये वायरस जो है ये ग्रो होस्ट पे करता है, अगर ये वायरस आपके जिस्म में है तो या इस वायरस ने मरना है या उस होस्ट ने मरना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस वायरस को मार दें, वगरना ये आपको ज़िंदा नहीं रहने देगा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये सवाल भी हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर पर उनके हवाले से प्रिपरेशन नहीं है, वो फ्रंट लाइन है इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़ जो भी जंग हो रही है। उनके पास किट्स नहीं है, उनके पास ग्लव्स नहीं है, उनके पास मास्क नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है हॉस्पिटल्स में। हमारे एक दोस्त हैं इमरान ख़ान, उन्होंने कहा कि वो लाहौर के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से होके आए हैं और वहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ इस्लामाबाद के हवाले से भी इसी तरह बात हो रही है कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो NDMA के चेयरमैन ने भी बताया, लेकिन इस वक्त जो चेयरमैन हैं टास्क फोर्स के ऑन हेल्थ इस्लामाबाद और पिंडी के, या शायद इस्लामाबाद के हैं, डॉक्टर अमजद, वो हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे हॉस्पिटल्स की, और जो डॉक्टर्स और नर्सेज उनके साथ उनको जो चीज़ें दी गई हैं, पेशेंट्स को कैसे किया जा रहा है, डील कैसे किया जा रहा है, और यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है और कैसे उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, इन सारे सवालों के जवाब हम उनसे लेते हैं। थोड़ा अंदाज़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है ग्राउंड पे उसकी क्या हैसियत है, क्योंकि आज ये भी सवाल हुआ कि जी वज़ीर आज़म साहब आपके पास अब ग्राउंड रियलिटी नहीं है। डॉक्टर अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जमीर साहब। डॉक्टर साहब बताइए कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें ये सवाल था कि जनाब यहाँ पे तो ग्राउंड रियलिटी आपके पास नहीं है, हॉस्पिटल्स में कुछ भी नहीं है, तैयारी नहीं है, डॉक्टर्स के पास कुछ तैयारी नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, बड़े लोग परेशान हैं। यहाँ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में क्या इस वक्त सूरत हाल है, कितने पेशेंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, कैपेसिटी आपने कितनी बढ़ाई है, और फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? समी साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं जी। कि प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक
हमारी जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज हैं। हमने उनके जितने कंसर्न थे जो यंग डॉक्टर्स के थे वो एड्रेस किए हैं। प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये टास्क मुझे दिया था। आज मैंने तमाम हॉस्पिटल्स में राउंड भी किया है और उनके जो ये पीपीई जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स होती हैं, जिनमें मास्क, इवन गॉगल्स और ये सूट्स होते हैं, ये सारे प्रोवाइड कर दिए हैं और ये कंटिन्यूस सप्लाई है। एनडीएमए ने रात को हमें कल ये इंस्ट्रक्शंस दी और सारी रात हमने उनकी चीज़ें उठा के आज दे दी हैं। मैं आपको ज़रा ये बताना चाहता हूँ, ये 3 तरीके से होता है। एक रैपिड फोर्स होती है जो कि जहाँ को मसला हो वहाँ हमारी टीमें जाती हैं, उस एरिया को कॉर्डन करती हैं जो भी। दूसरी है रिस्क कम्युनिटी। रिस्क कम्युनिटी में हमने इस्लामाबाद से दोनों MNAs को इन्वॉल्व किया, खुरम और अली नवाज को। वो अब हमारी मीटिंग्स में आते हैं ताकि लोगों की अवेयरनेस करें। अब आ जाए हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पे। जो किम्स के कैपेसिटी थी वो आज पहले 10 बेड थी, आज 30 हो गई है, बाय नेक्स्ट वीक वो 90 हो जाएगी। और वो बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई बंदा कंफर्म कर सकता है। पोली क्लिनिक में आज 12 बेड का आइसोलेशन इस टाइम रेडी है। हम जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है और जो फेडरल जनरल ऑफ डेंटिस्ट्री जो अभी जिसकी बिल्डिंग हमें हैंड ओवर नहीं हुई, हमने उसको और फेडरल जनरल हॉस्पिटल में 120 बेड हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। एनडीएमए उसको हमारे सारा इक्विपमेंट दे रहा है और हमारे साथ ताउन कर रहा है। अब जो सबसे अच्छी चीज हुई है आज कि कल मुझे इन्होंने चेयरमैन लगाया। आज 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने, इस्लामाबाद के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिकों ने आज हेल्थ मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 30 कमरे और 30 आइसोलेशन रूम्स हर हॉस्पिटल में उन्होंने हमें दिए हैं। उसका खाना, उसकी दवाइयाँ, उसका स्टाफ वो खुद प्रोवाइड करेंगे। और मैंने अभी ऑफिस से आने से पहले उन सारों को 30 पेशेंट्स के लिए MOU साइन किया है और उनको PPEs प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 200 बेड है, अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, ये सुबह हम उनसे MOU साइन कर लेंगे। और मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का शुक्रगुजार हूँ तो उन्होंने कहा कि इस पे गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगेगा। ये है कौमी जज्बा, जो कि ये है कौमी रिसोर्सेज कि इस टाइम पे हम सबको इकट्ठा होके ये काम करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कि कहा कि ये एक आज एनडीएमए के चेयरमैन ने कि परसों 12 टन और उससे अगले दिन 40 टन सामान हमारा चाइना से आ रहा है। बिलीव मी, पूरे पाकिस्तान में ये हम डॉक्टर्स, नर्सेज को बिल्कुल उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और उन्हें हर इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 80 वेंटिलेटर प्राइवेट सेक्टर ने कहा, हर मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो 10 वेंटिलेटर तैयार है उनके पास। अगर खुदा ना खास्ता हमें ये जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें भी यूज करेंगे। ये एक दिन में हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बयान फरमाइए, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बयान फरमाइए कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में आप डेली कितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं और कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये इसका जो फैलाव है ये अचानक पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है, क्योंकि अगर लोगों ने अपने ऊपर डिसिप्लिन नहीं किया अपने आप को और अंदर नहीं बैठे, बाहर इस तरह मिलते रहे और जैसे मिल रहे हैं इज्तिमात में, जुमे के इज्तिमात हो रहे हैं, मसाजिद में जमातें हो रही हैं और लोग हम देखते हैं सड़कों पर भी फिर रहे हैं, तो इससे ये बड़ा एक्सप्लोसिव इसका स्प्रेड होगा। आपकी अभी तक क्या ऑब्जर्वेशन है? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। जो सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन है जी, वो होना चाहिए, लोगों को घरों में रहना चाहिए। और जो हमारी प्रिकॉशंस हैं कि दिन में 4-5 दफ़ा गर्म पानी से गरारे करें, अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर रखें और 4 बंदों से ज़्यादा आपस में ना मिले। इवन एक कार में भी अगर जाते हैं तो 2 लोग जाएं ज़्यादा। और जो आप डिस्टेंसिंग 1 मीटर यानी 3 फीट पे आप डिस्टेंसिंग करें, वो बड़ी जरूरी है। और मेरी ये अब जो हमने अली अहमद अवान और खुरम को साथ रखा है कि जो मस्जिदों में, हर मस्जिद में ये ऐलान होना चाहिए, हमारी प्रिकॉशंस उन्हें बतानी चाहिए। और ये उलमा हज़रात इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद और पंजाब की सारी जगह हो जाएगा ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को इसके खतरे के मुतालिक बताया जाए।
बाकी रहेगी बात जहाँ तक हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट में इंशाल्लाह अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। हम उन्हें खाना भी प्रोवाइड करेंगे, दवाइयाँ भी देंगे, वेंटिलेटर्स भी देंगे। इस किस्म की अब कोई इस्लामाबाद में कंप्लेन नहीं है। मेरा नंबर मौजूद है, मैं खुद राउंड द क्लॉक अवेलेबल हूँ। अगर किसी को कोई प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं मिलती, कोई मेडिसिन नहीं मिलती, कोई टेस्ट नहीं होता, प्लीज कांटेक्ट मी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले भी आप पिम्स में रहे हैं और हमने देखा है कि जिस अंदाज में पिम्स में तरक्की हुई है और वो जिस तेज़ी से एक जदीद हॉस्पिटल में वो तब्दील हुआ है, डेफिनेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़ुद इस बात का सबूत है कि यू डोंट बिलीव इन टॉक, एक्चुअली यू बिलीव इन एक्शन एंड यू हैव डिलीवर्ड इन पास्ट। मैं अभी इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग पे लोग को बहुत ज़्यादा तवज्जो हमें देते नज़र नहीं आ रहे। मैं एक मैसेज है उस नौजवान डॉक्टर का जो इस जंग को लड़ते लड़ते और इंसानियत को बचाते बचाते जिसने अपनी जान उसने अपनी सपुर्द की खुदा के, वो एक पैगाम दे गया है कोरोना के बारे में कि इसको इतना आसान मत समझें। और ये जो मैं आपको मैसेज उनका सुनवाने जा रहा हूँ कि कोई पैनिक फैलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को इस बात का अदराक हो सके, आप लोगों को इस बात का एहसास हो सके कि ये जिस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं ये कितनी खौफनाक बीमारी। आप सोशल डिस्टेंस जो है उसको आप लेके आएँ और जो बार बार प्राइम मिनिस्टर और हमारे उलमा कह रहे हैं आप उस बात को समझें। प्लीज़ चलाइए जी। ये आपको इसलिए सब कुछ दिखाया कि ये बहुत एक अहम और नाजुक मसला है, इसकी संगीनी को समझें और इसको इतना आसान ना लें। ये देखें, ये यंग थे और ये अगर कोई आदमी ये समझता है कि मैं यंग हूँ और मुझ पर ये वायरस असर नहीं करेगा तो ये गलत सोच है आपकी। अल्लाह से पनाह मांगें, पूरी जो हिफाजती तदाबीर हैं आप उनको इख्तियार करें और अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर एक्सपोजर न दें, अपने आप को अंदर रखें। जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से अब मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो से पहले मैंने आपको ये कहा था कि ये जो वायरस है अगर आपके जिस्म में है तो या इस वायरस ने ख़त्म होना है या आपने ख़त्म होना है। तो खुदा के लिए हिफाजती तदाबीर अपनाइए और इस जंग को हम सब ने मिलकर जीतना है, एहतियात से, अफरा तफरी और पैनिक नहीं। और ये वक्त डिवाइड का नहीं, ये वो वीडियोज़ हैं, ये वो संगीनी है जिसकी वजह से मैंने ये पहले बात कही कि मुझे अपने सीनियर साथियों पर थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि आज आवाम की बात करने की बजाय किस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, कहाँ डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। तज्ज़िया आप देख रहे हैं प्रोग्राम। राना ताहिर मेरे साथ हैं, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो उस पर हमने बात की, कोरोना कितना संजीदा मामला है उस पर बात की और उस डॉक्टर साहब की भी आपको बात सुनवाई जो इस जंग में जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की। और यही वजह थी कि शायद जो सेठों का मामला उठाते हैं सहाफ़ी हर जगह पे, ये थोड़ा अवॉइड करते क्योंकि इस वक्त जो मसला है ये बहुत एक पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा एक शदीद मामला है। राना साहब, ये अभी इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है, जो इंतज़ामात की बात हो रही है, जिस तरीके से होर्डिंग की, प्रॉफिटिंग की बात हो रही है, आज वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ खुसरो बख्तियार साहब भी थे, तो उन्होंने बताया जो सूरत हाल जिसमें प्याज की जो एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी गई है और जो गंदम है वो भी इतनी ज़्यादा, उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो पिछले साल की निस्बत डबल कर दी गई है। और इसके अलावा जो चावल है उसकी सूरत हाल बताई। दालें उन्होंने बताया कि क्योंकि मुझे आज पता चला कि दाल पाकिस्तानियों की बड़ी मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन वो आपको पता है कि वो पाकिस्तान बाहर से कोई तकरीबन 75-80% बाहर से आती है। तो जो थोड़ा सा ये ख़दशा पैदा हुआ कि उनकी किल्लत हो रही है, तो वो जो फिर सप्लाई पोर्ट को खुलवा के कराची में, तो वो दालों को मंगवाया गया और ताकि वो जो उसकी कमी ना हो। तो हर मुमकिन जो मदद है वो गवर्नमेंट
करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो ये तो बड़ा खुशाइन बात है। तो पैनिक और अफरा तफरी जो है वो तो नहीं, वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं, अफरा तफरी और पैनिक जो है ना समी साहब। ये देखें, आपने जिन इक़दामात का जिक्र किया, हुकूमत ये कर रही है। अभी आपने वो इस्लामाबाद में जो टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, उसके चेयरमैन डॉक्टर अमजद साहब की गुफ्तगू भी सुनवाई। वो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया है कि सारे इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इस वक्त ज़रूरत कौमी यकजहती की। हमें हर चीज़ किस्म की सियासत को बालाए ताक रखना चाहिए। लेकिन आज इकॉनमी पर बड़े सवाल हो रहे थे और एक हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ये बताइए वज़ीर-ए-आज़म साहब कि हम ये सवाल आपका गला पकड़ेंगे या जो आपके अनइलेक्टेड एडवाइज़र हैं। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि जो भी फ़ैसले होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उन्होंने जो बात कही, सुनवाइए जी। मैं चाहता हूँ ज़रा वज़ीर-ए-आज़म की ज़ुबानी सुन लें। जो भी फैसला है ज़िम्मेदार मैं हूँ, और मैं ज़िम्मेदार ऐसे हूँ कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। खान साहब, ये सवाल था कि जी वो स्टेट बैंक वाले इंटरेस्ट रेट नहीं कम कर रहे और जो वजारत फ़ाइनेंस वाले हैं ये IMF की पॉलिसीज़ को टो कर रहे हैं, तो आप इलेक्टेड आदमी हैं, मैं तो आपसे पूछूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार अमेरिका में अनइलेक्टेड लोग होते हैं, मैं इलेक्टेड हूँ ना, तो मैं जिसको मर्ज़ी रख लूँ, तो आप मुझसे सवाल करें। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे से मशवरे और मेरे से पूछे बगैर कुछ नहीं होता। तो आज ये तो प्राइम मिनिस्टर ने वो सबको बता दिया। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया समी साहब। आप देखें ना, यही तो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि आप देखें कि वो मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। जो सवाल जिस तरीके से हमारे दोस्तों ने किए उनसे, और प्राइम मिनिस्टर ने, मैं कहता हूँ, कमाल खंदा पेशानी से उनके जवाब दिया और बड़े ठोस जवाब दिया। आज उन्होंने बहुत सारों के मुंह बंद कर दिए ये जवाब देकर कि भाई मैं ज़िम्मेदार हूँ। वो मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। अगर देखें, ये बाज़ लोगों के जहनों में ना खामखा शुकूक व शुबहात पड़े रहते हैं। अब कैसे हो सकता है सवाल उठाना कि जी फौज के पास इख्तियार है या गवर्नमेंट की, या बात सुने समी साहब, ये इन लोगों की ना एक ख़ास जहनीत है। अफवाज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के आवाम पर जब भी मुश्किल आई, आप देखें ना, कौन सा वक्त है जब अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अवाम की मदद नहीं की। वो हमेशा आगे बढ़कर अपने अवाम की मदद करते हैं और इसके सबूत माजी में कौम देख चुकी है। और अब भी इस वबा के दौरान भी जनरल कमर जावेद बाजवा की हदायत पर पाक फ़ौज के जवान जो हैं, पाक फ़ौज के डॉक्टर जो हैं, पाक फ़ौज के दीगर एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, सब अपने अपने काम में कौम की खिदमत में लगे हुए हैं। समी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू, देखें, ये ऐसी चीज़ है कि इख्तियारात का तवाज़ुन या इदारों की जो आपस में उनके जो रूल ऑफ इंटरेक्शंस हैं, अगर इस पर किसी ने बात करनी है तो वो एक वक्त जब चीज़ें नॉर्मल हो तो आप उस पर बात करके, जैसे आसिफ सईद खान खोसा ने जब हल्फ उठाया था तो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट साहब को बुलाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, और जो न्यू रूल ऑफ या न्यू चार्टर ऑफ गवर्नेंस जो है उसको तय कर लेना चाहिए। लेकिन यू डोंट डू दैट राइट इन द मिडल ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन। ये थोड़ी है कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, नहीं चाहिए, और लोगों को मदद चाहिए, और आप बैठे कहें जनाब के जी आप छोड़ें ना इस बात को, आप हमसे लड़ाई लड़ेंगे या कोरोना से लड़ाई, आप छोड़ें जी। अभी मैं पढ़ रहा था, वो उनके पास मीर शकीलुर रहमान साहब के पास, जिनका आज बड़ा आज़ादी सहाफ़त का किस्सा बना के वहाँ पे यार लोगों ने बात को शुरू किया, उनके पास वो है ही नहीं, वो जो वकील की तरफ से जो वो एफिडेविट आना था, पावर ऑफ अटर्नी जो थी लैंड की, वो है ही नहीं। और वो जो DGLD हैं, उन्होंने नैब को ये बयान दिया है अपना कि जी मुझे वज़ीर आला ने कागजात नहीं थे, दबाव डाल के मुझसे कहा कि आप इस समरी पे जब ये जो ऑर्डर है इस पर आप साइन करें। अब इस बात की तहकीक होनी है, पता नहीं मीर शकीलुर रहमान साहब बेगुनाह ही हों, अदालत फैसला करेगी, लेकिन उसको आज़ादी सहाफ़त का मसला तो नहीं बना सकते आप। और आप उसको आज़ादी सहाफ़त का मसला इस तरह बनाएं कि आप कोरोना पे भी बात ना करें। नहीं, वो तो सही साहब, मैं आपको बताऊं, किसी तरह भी मुनासिब बात नहीं। जो आज की गुफ्तगू में कोरोना से हटकर कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों साथियों, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए और एहतियात कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। कल फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।